हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वन लाइनर सीरीज में। आज हमारा यह पार्ट 2 है। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित हुआ था? उत्तर है 1858। इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से भी जाना जाता है, जिसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि होता था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय थे। 1858 के अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था? भारत के राज्य सचिव को भारत में ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया था। किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। यह अधिनियम दोहरी शासन प्रणाली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करता है। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपलब्ध किया गया था 15 सदस्यीय भारत परिषद का। भारत परिषद भारत सचिव को प्रशासनिक मामलों में सलाह देने के लिए गठित की गई थी। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था? 1858 के अधिनियम द्वारा वायसराय को भारत सचिव के निर्देशों का पालन करना होता था। भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। भारत के राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधि प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में शामिल करके प्रतिनिधि प्रणाली की शुरुआत की। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? 1861 का अधिनियम। वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद में गैर सदस्यों के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्तियां किसे दी गई थी? वायसराय को। वायसराय आपातकालीन शक्तियों में बिना विधान परिषद की अनुमति के अध्यादेश जारी कर सकते थे। किस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति को वापस दे दी, जिससे केंद्रीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो गई। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम ने विधायी कार्यों को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास किया। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय वायसराय
को परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत नई विनिधि की शुरुआत की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को परिषद को कानून बनाने की शक्ति दी। 1861 की भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम व अधिकतम सीमा क्या थी? न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्य। इस अधिनियम के तहत वायसराय अपनी परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को नामित कर सकते थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल था 2 वर्ष। नामित अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत गठित प्रांतों में की गई विधान परिषद थी: बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1866, पंजाब में 1857। इस अधिनियम ने प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की अनुमति दी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, 5वें सदस्य के रूप में। इस अधिनियम के तहत वायसराय के परिषद में एक 5वां सदस्य जोड़ा गया, जो कानून का विशेषज्ञ होता था। वायसराय को परिषद के संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। इस अधिनियम ने वायसराय को अपनी परिषद के कामकाज के लिए नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया था। वह अधिनियम जिसने भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रयास था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम ने भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में शामिल करके भविष्य की प्रतिनिधि सरकारों की नींव रखी। वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन, पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। इस अधिनियम ने विभागों के आधार पर मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपने की प्रथा शुरू की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रशासनिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में 3 प्रशासनिक सदस्य थे। किस अधिनियम ने सदस्य तथा संबद्ध प्रांतों की विधान सभाओं के विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम ने प्रांतीय परिषदों को कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की, जिससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय के अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम ने वायसराय को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या क्या थी? न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक बढ़ा दी। वायसराय तथा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 20 सदस्य। यह प्रावधान वायसराय की विस्तारित परिषद के लिए था, जिसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी थी? 20 सदस्य। इस अधिनियम के तहत बंगाल प्रांत की विधान परिषद में 20 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता था।
केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी नीति अपनाई गई थी? परोक्ष निर्वाचन नीति। इस अधिनियम में अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा नहीं बल्कि निकायों जैसे विश्वविद्यालयों, नगरपालिकाओं आदि के सदस्यों द्वारा किया जाता था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों की बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम ने विधान परिषदों की शक्तियों को बढ़ावा दिया, जिससे उन्हें बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की अनुमति मिली, हालांकि मतदान का अधिकार नहीं था। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था गवर्नर जनरल वायसराय की पूर्व स्वीकृति। प्रांतीय विधानसभाओं का कोई भी नया कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक था। आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से शर्त के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यह अधिनियम गवर्नर जनरल को आपातकालीन परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार देता था। 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। उत्तर विश्वविद्यालयों, नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर ये निकाय अतिरिक्त सदस्यों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करते थे। 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार का होता था? प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर केंद्रीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव सीधे होता था, बल्कि प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की सिफारिश पर होता था। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय तथा प्रांतीय सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? पूरक तथा तर्कपूर्ण प्रश्न। इस अधिनियम के तहत सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति थी परामर्शदात्री परिषदों जैसी। ये विधानसभाएं केवल सलाह दे सकती थी, इनके पास कोई वास्तविक विधायी शक्ति नहीं थी। 1892 के अधिनियम के आंदोलन करने वाले राष्ट्रवादी नेताओं के नेतृत्व को क्या कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन नेताओं ने अधिनियम के तहत दिए गए सीमित अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। किस अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन नेताओं ने अधिनियम के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करने की वकालत की। किस अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये नेता केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने और भारतीय हितों की वकालत की। 1919 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम को उस समय के भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ? जनवरी 1910 में। यह अधिनियम 1909 में पारित हुआ, लेकिन 1910 में लागू हुआ। 1909 अधिनियम के द्वारा वायसराय
की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 60 सदस्य। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी थी। 1909 अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल संख्या कितनी हो गई थी? 69 सदस्य। इसमें 60 अतिरिक्त सदस्य और वायसराय की कार्यकारी परिषद के 8 सदस्य शामिल थे। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों ने पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। इस अधिनियम ने मुस्लिम मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया, जिससे भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम ने धार्मिक आधार पर मतदाताओं को अलग किया, जिससे भारत के विभाजन की नींव पड़ी। लॉर्ड मिंटो को मुसलमानों के निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई? पृथक निर्वाचक। इस व्यवस्था से मुसलमानों को उनके समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधि चुनने की अनुमति दी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने इस प्रणाली को लागू किया। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? मिश्रित निर्वाचक मंडल। लॉर्ड मार्ले मिश्रित निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी, लेकिन लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल को बढ़ावा दिया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां उसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं।